हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा ये नया टॉपिक है हसदेव अरण्य। पिछली वीडियो किसी परेशानी के कारण नहीं आ पाई आपके सामने। ये नई वीडियो लेकर के हम आपके सामने उपस्थित है हसदेव अरण्य के ऊपर। देखिए, हसदेव का मामला छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और छत्तीसगढ़ की सारी एग्ज़ाम्स में, ना केवल छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में बल्कि कहीं ना कहीं यूपीएससी भी इसको कहीं ना कहीं कंसीडर करेगा। और सीजीपीएससी के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है हसदेव अरण्य, जिसके लिए आपके मेंस में भी सवाल बनेंगे और प्रीलिम्स में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आज हम हसदेव अरण्य के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। हसदेव अरण्य के टॉपिक समझने से पहले हमको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे और उनके फुल फॉर्म्स, क्योंकि उसके बारे में काफ़ी जानकारी और उसका बार बार इस वीडियो में जिक्र आएगा। ICFRE का वापस से जो आपके सामने स्लाइड शो हो रही है उसमें उसका शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म भी दिया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड जो है HACF, द हसदेव अरण्य कोल फील्ड, हसदेव अरण्य कोल क्षेत्र। और उसी प्रकार RRVUNL, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। चौथा नंबर का PEKB, पसरा ईस्ट एंड कैंट बसन। ये कोल फील्ड है जिसमें कार्य किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और वैसी ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की बात की जाएगी यहाँ पे इसकी। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट हमारे सामने शॉर्ट फॉर्म्स थे जिसके बारे में इस वीडियो में बार बार जिक्र होगा, इसी के लिए इसके फुल फॉर्म्स भी आपको बता दिए गए हैं, क्योंकि हम बार बार इसके फुल फॉर्म लेने में कहीं ना कहीं थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा हमको। तो बात शुरू करते हैं हसदेव अरण्य की कुछ इम्पोर्टेंट बातें। हसदेव के बारे में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे देते हैं। जैसे हसदेव, कुछ बेसिक बातें हम बताते हैं। हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ का जंगल है जो कि सरगुजा, कोरबा और सूजापुर जिले के अंतर्गत आता है। याद रखिए, हसदेव जो है वो सूजापुर, कोरबा और सरगुजा के अंतर्गत आता है। और ये ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आदिवासी जो कि है निवास करते हैं, वो आदिवासियों का ही घर है। ठीक है, हसदेव अरण्य जो है वो अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में जैव विविधता भी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार, एक ही चीज़ के कई प्रकार के आपको मिल जाएगी। जैसे कि कई प्रकार के चावल हमारे पास में उपलब्ध है और वैसी कोई भी चीज़ आपको सेम नहीं मिलेगी वहाँ पे। अलग अलग प्रकार के चावल आपको मिल जाएंगे, अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ वहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी जो है वहाँ पे अच्छी है लैंड की, यहाँ जल्दी ही खाद बन जाता है। सारी चीज़ मतलब बराबर तापमान है यहाँ पे, जो 90% जो खेती है यहाँ पे की जा सकती है। ठीक है, सेब का पेड़ भी यहाँ उगता है लेकिन बस सेब नहीं फलता उसमें। ठीक है, तो इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। किसी की शक्ल यहाँ नहीं मिलेगी एक दूसरे से। जैसे आप नॉर्थ में चल जाएंगे तो लोगों की शक्ल मिलना चालू हो जाती है, एक जैसी सेम सेम शक्ल दिखती है लोगों की। वैसे ही छत्तीसगढ़ में किसी की भी शक्ल किसी से नहीं मिलती। ठीक है, इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो हसदेव की बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, जैव विविधता बहुत अच्छी है, और वो अपने कोयला भंडार के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, कोयला भी उसके नीचे, जो ज़मीन के नीचे कोयला भी बहुत अच्छी तरीके से पाया जाता है। ठीक है, इस वन में बड़ी संख्या में आदिवासी निवास करते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया हो कि हसदेव का जो इलाका है सूजापुर, कोरबा और सरगुजा का, उसमें बड़ी मात्रा में आदिवासी निवास करते हैं, जिसमें 90% जनसंख्या कृषि और वन के ऊपर ही निर्भर है। उसमें से आधे से ज़्यादा जो आदिवासी है वो कृषि से और वन के ऊपर ही उनकी जो लाइफस्टाइल है वो निर्भर है, और वो उसके ऊपर ही अपना पूरा जीवन दे चुके हैं। हमारे जैसे वह इतने मॉडर्नेट नहीं हो गए हैं, वो अपनी पुरानी संस्कृति को ही चलाते हुए आ रहे हैं। और आयुर्वेद का ज्ञान और जंगल से क्या क्या औषधि बन सकती है, किस किस प्रकार के कार्य वो कर सकते हैं जंगल से, वो उनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। अपनी पुरानी संस्कृति को संजो करके वो आगे बढ़ रहे हैं, और आज तक जो वहाँ के आदिवासी है वो आगे बढ़ साथ में लेकर के उसको चल रहे हैं। ठीक है,
महानदी की एक सहायक नदी उसी वन से गुजरती है, उस नदी का नाम हसदेव है, हसदेव नदी उसको कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको नॉर्मल मालूम होगा, जिसमें इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि हसदेव, हर एक स्लाइड के बाद में हम बताएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। पहले इस स्लाइड को पूरा करते हैं। तो हसदेव जंगल में से हसदेव नदी गुजरती, जो कि महानदी की एक सहायक नदी है। हसदेव वन मध्य भारत का सबसे अखंडित और बड़ा वन कहा गया है। हसदेव वन को 2021 में एक सर्वे किया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और एक ऑटोनॉमस संस्था भी है जिसका नाम है ICFRE। ICFRE का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। मैंने आपको पहले ही बता चुका उसमें शॉर्ट फॉर्म, इसी के लिए वो शॉर्ट फॉर्म आपको पहले बताए गए थे, क्योंकि बार बार उन शॉर्ट फॉर्म्स का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा और वो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हसदेव के इस टॉपिक पे। तो इन दोनों के द्वारा 2021 में एक सर्वे किया गया था जिसमें हसदेव वन को मध्य भारत का सबसे बड़ा अखंडित वन कहा गया। अखंडित वन का मतलब होता है जिसके कोई खंडों में नहीं बटा है, वो का वन खंडों में उसको नहीं बांटा गया है, वो पूरा है, एक ही वन है जो बहुत बड़ा है। ठीक है, उसको किसी भी प्रकार के खंडों में नहीं बांटा है। आगे बढ़ते हैं। इस वन में शाल और सागौन के वृक्ष प्रमुख है। उसी सर्वे में पता चला था कि इस वन, वो जो वन है हसदेव अरण्य, वो अपने सागौन के पेड़ और शाल के वृक्षों के लिए भी प्रमुख है। हसदेव में और भी कई चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती है, वो भी आपको आगे पता चलेगा। इस वन में कई प्रकार के जानवर भी निवास करते हैं जिसमें हाथी प्रमुख है। हाथियों की जो जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में वो बाकी स्टेट्स के मुकाबले काफ़ी कम है। पहले छत्तीसगढ़ में हाथियों की जनसंख्या 50 हुआ करती थी, अब जो कि है वो 387 हो चुकी है बढ़ करके, है ना। इसके लिए हमको हाथियों को और भी ज़्यादा संजो करके रखने की आवश्यकता है। हाथी जैसे ही इस जंगल में खनन का कार्य शुरू होने लग गया तो हाथी और मानव के बीच में संघर्ष बढ़ गया है। अभी हाल फिलहाल में कुछ घरों को तोड़ा है हाथी ने, जिसकी न्यूज़ भी आई थी। तो ऐसी सारी न्यूज़ को आपको जुड़े रहना है और इसमें आप डिटेल दे सकते हैं इसके बारे में आगे भी। और जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो ऐसे न्यूज़ का आप जिक्र कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं आपको। उसके बाद में यह जंगल जो है वो 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हसदेव अरण्य जो कि है फैला हुआ है। ठीक है, ये है हसदेव की आपके पास में कुछ बेसिक जानकारी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। तो ये आपके जो स्लाइड्स के अनुसार जो कि क्वेश्चंस बनते हैं कि हसदेव की बेसिक जानकारी में से आपको क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ का ऐसा जंगल है जो कि 3 राज्यों में मिलकर के बना है। तो वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, लेकिन उसका सही ऑप्शन या ये बोल देगा कि इन सारे राज्यों में हसदेव अरण्य के अंदर कौन सा राज्य नहीं आता है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन में लिख सकता है। तो आपको राज्य पता होना चाहिए, सूजापुर, ठीक है, कोरबा और सरगुजा, ये 3 राज्य से ही मिलकर अंदर में ही हसदेव आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई और राज्य दिया तो आपको उसको टिक नहीं करना है। ठीक है, वैसे ही बोल देगा कि हसदेव अरण्य अपने कोयले के लिए तो जाना ही जाता है, और किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो आपको लिखना है कि बायोडायवर्सिटी के लिए वो जाना जाता है। उसमें कई ऐसी जीव भी पाए जाते हैं जो कि विलुप्ति के कगार में भी है और संकटग्रस्त भी है। ठीक है, और उसके बाद में और आपको बोल सकता है कि 2021 के अनुसार हसदेव को किस से संबोधित किया गया था। तो नॉर्मल सा है कि 2021 के सर्वे के अनुसार हसदेव मध्य भारत का सबसे बड़ा अखंडित वन से संबोधित हुआ है। ठीक है, इसका वर्गफल अगर आपको पूछ लेगा या आपका इसको एरिया पूछ लेगा तो 1,70,000 हेक्टेयर्स में इसका एरिया जो है फैला हुआ है। ऐसे कुछ प्रश्न है जो आपके बन सकते हैं हसदेव के ऊपर में। हसदेव वन खनन जानकारी आपको देते हैं। हसदेव वन खनन की जानकारी आपके सामने एक स्लाइड शो हो रही होगी, उसके अनुसार इसमें सारी प्रमुख बातों को ध्यान में रखा गया है। जो पहला पॉइंट है कि हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र 1879.6 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसमें 23 कोयला ब्लॉक शामिल है। ठीक है, याद रखिए इस पर्टिकुलर एरिया में 23 कोयला ब्लॉक शामिल है। खनन की जो मांग है वो 2010 से बढ़ गई थी, है ना,
और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पीईकेबी के कोयला क्षेत्र में 1898.3 हेक्टेयर वन भूमि को हटाने की अनुमति मांगी गई थी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। दूसरा पॉइंट यह है कि खनन की भूमि RRVUNL, ये राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, को आवंटित मतलब अलॉट कर दी गई थी। मतलब उनको दे दिया गया था ये काम कि आप करवाइए अपने ये खनन का काम। आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का यह जो खनन चल रहा है वो राजस्थान की बिजली उत्पादन के लिए ही चल रहा है। इसी के लिए आपको बोला गया था कि राजस्थान PSC में भी इसके काफ़ी परसेंट है कि इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ठीक है, तो अलॉट कर दी गई थी RRVUNL को ये ज़मीन। और PAKB खनन का कार्य अदानी इंटरप्राइजेस, ध्यान रखिए कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की सरकार में ही ये फैसला लिया गया था। और इसका जो खनन कार्य है वो अडानी जी को दिया गया, अडानी इंटरप्राइजेस। तो नेता अपना काम करेंगे और व्यापारी अपना काम करेगा, तो अपने बीच में संतुलन बना करके रखना है। आप ज़्यादा इधर पॉलिटिक पार्टी टाइप के ना हो जाए कि भाई वो तो अडानी के खिलाफ है। कोई किसी के खिलाफ होता नहीं है, आप सिर्फ इधर उधर रहते हैं, बाकी व्यापारी व्यापार कर लेता है और नेता नेतागिरी कर देता है। ठीक है, और हमारा काम बताना है तो हम बता देते हैं, और कुछ लोग जाग जाते हैं और कुछ लोग आप ही जैसे रहते हैं, बहक जाते हैं, है कि नहीं जी। ठीक है, तो PEKB में जो खनन कार्य किया जा रहा है वो अडानी इंटरप्राइजेस के द्वारा कराया जा रहा है। मतलब कि अडानी इंटरप्राइजेस कोयला खोद करके दे रही है गवर्नमेंट को, वो कोयला नहीं खोदवा रही है गवर्नमेंट। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट और राजस्थान की गवर्नमेंट द्वारा कोयला खुदवाया जा रहा है, खनन का कार्य करवाया जा रहा है। लेकिन वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेस। ठीक है, उसका जो अगला पॉइंट है, आदिवासी द्वारा इस खनन को लेकर कई विरोध प्रदर्शन भी किए जा चुके। देखिए, आदिवासियों द्वारा इस खनन को लेकर के कई विरोध प्रदर्शन किए जा चुके जब से ये फैसला किया गया था कि खनन करवाया जाएगा छत्तीसगढ़ में, और वो भी हसदेव जंगल में। देखिए, हमारे पास में वैसे ही जंगल कम है, ना केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि इंडिया में भी जंगलों की काफ़ी कमी है। एक राष्ट्र में, मतलब कि एक देश में 33.3% वन जमीन होना अति आवश्यक है। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए 33.3% जंगल भूमि, पेड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन भारत में 24.62% सिर्फ वन भूमि है। मतलब कि हम पेड़ों से पहले भी पीछे हैं, और हम हसदेव जैसे घने जंगलों को काटकर और भी ज़्यादा पीछे हो रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोयला निकालना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोयले को हम और भी कई तरीके से निकाल सकते हैं, कई और भूमि से भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही हमारे लिए ज़रूरी है आम जीवन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ों को काट करके इलेक्ट्रिसिटी ली जाए, जबकि आपके पास वैसे ही कम पेड़ हो। और उसके बावजूद अगर हम पेड़ काटने में समर्थन दिखा रहे तो कहीं ना कहीं ठीक है, अगर हमारे पास में और कोई चारा नहीं है तो, परंतु हमको रीन्यूएबल एनर्जी का भी यूज़ करना शुरू करना पड़ेगा, यूज़ बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। लगातार यहाँ पे आदिवासी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी भूमि को बचाने के लिए। देखिए, आदिवासियों को कुछ अधिकार इसके लिए भी दिए गए हैं ताकि हमारी प्रकृति सुरक्षित रह सके। ठीक है, अगर कुछ भी कार्य आदिवासी क्षेत्र, कहाँ रहते हैं आदिवासी? जंगल के ही आसपास रहते हैं। आदिवासी जनजाति जो है जंगल के ही आसपास रहती है, और जंगल के आसपास, आदिवासी क्षेत्र के आसपास कोई भी कार्य सरकार को अगर कराना होता है तो वो केवल और केवल ग्राम पंचायत की इजाज़त के बगैर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की जब तक आपके पास में आदेश नहीं होंगे, ग्राम पंचायत ने जब तक आपको परमिशन नहीं दी होगी, तब तक कि आप जो कि है कार्य नहीं करवा सकते किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो ट्राइबल्स को अगर कोई राइट दिए गए हैं तो वो नेचर के लिए भी दिए गए हैं। नहीं तो अगर सारे राइट्स हमारे ही पास हो जाते तो अभी तक के तो शायद भारत में एक भी जंगल नहीं बचता। ठीक है,
रोड भी बनवानी होगी, किसी भी प्रकार का कार्य करवाना है जंगल में, तो ग्राम पंचायत से परमिशन लेना इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों ने इस खनन के विरोध में रायपुर तक पैदल भी मार्च किया हुआ है ना। ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि किस प्रकार का विरोध झेलना पड़ा था। ये भी सवाल में आ सकता है मेंस के सीजीपीएससी के, किस प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ा था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, कि लोग हसदेव से पैदल यात्रा, किसी का सहारा नहीं लिया था, पैदल यात्रा आदिवासियों ने रायपुर शहर तक की थी, सीएम हाउस तक, कि हमें ये जंगल वापस चाहिए और ये खनन का कार्य रुकना चाहिए करके। ठीक है, तो ये भी सवाल में पूछ सकता है। ऐसे अगर आप एविडेंस देते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित ही आपके मार्क्स जो है वो बढ़ने की संभावना काफ़ी रहेगी। और देखता ही ये है, कॉपी चेक जो भी करता है वो देखता ही है कि अगला आदमी क्या सही लिख रहा है, मतलब डिफरेंट क्या है लोगों से। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपको ट्रिक्स लगाने पड़ेंगे और हुई गई घटनाओं को लिखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, अदालतों में इसके खिलाफ काफ़ी केस चल रहे हैं। जब से ये खनन का कार्य आया है तब से जो फैसला किया गया है उसके बाद से ही पिटिशंस डालना चालू हो गई थी अदालत में, और अदालत में इसके खिलाफ केस चल भी रहे हैं और अभी तक के चल रहे। कई रिपोर्ट्स भी सामने आई है, कई रिपोर्ट्स भी इसकी कई सामने आई है, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। उस रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कैसे आम जिंदगी प्रभावित हो सकती है, जंगल की कैसे जिंदगी प्रभावित हो सकती है, लोगों की कैसे होगी, जानवरों की कैसे होगी, नॉर्मल नेचर को क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारी बातों को उसमें डिटेल से बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट ही पॉइंट्स की उसमें बात करेंगे जो कि पूछेगा एग्जाम्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम खनन गतिविधियों की बात करेंगे। अगली स्लाइड आपके सामने शो हो चुकी है आपके सामने अगली स्लाइड्स, जो कि खनन गतिविधियों के ऊपर में है। खनन गतिविधि जून 2011 को पर्यावरण मंत्रालय सलाहकार समिति, देखिए हर समिति में हर विभाग में एक सलाहकार समिति होती है जिसके आधार पर कोई भी डिपार्टमेंट हो, जैसे पर्यावरण हो जाए, लॉ डिपार्टमेंट हो जाए, किसी भी प्रकार का, तो उसमें क्या संशोधन करना चाहिए या किस प्रकार में कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए, इसके लिए हर प्रकार की समिति हर जगह पे निर्धारित की जाती है। वैसे ही पर्यावरण विभाग में भी सलाहकार समिति थी। उनके हिसाब से उन्होंने 2011 में, जून 2011 में एक इस प्रस्ताव में कहा था कि खनन गतिविधियां अगर जंगल में ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। सलाह दी थी उन्होंने कि जंगल में इस खनन को ना करवाया जाए। परंतु उसी समय के तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश, याद रखिए कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश है। पार्टी का नाम इसलिए लेना ज़रूरी है, मैं यहाँ किसी पार्टी का नाम लेना चाहता नहीं हूँ, परंतु किस सरकार में क्या कार्य किया गया है उसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। जयराम रमेश उस टाइम के तत्कालीन पर्यावरण मंत्री थे। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, जो खनन कार्य होगा वो फॉरेस्ट में ना हो करके दूर, फॉरेस्ट के क्षेत्र से कहीं दूर खनन कार्य करवाया जाएगा, और खनन को मंजूरी दे दी गई थी। उनके हिसाब से ये कार्य फॉरेस्ट के अंदर ना हो करके फॉरेस्ट के बाहर होना चाहिए था। ठीक है, मतलब फॉरेस्ट से थोड़ा दूर। लेकिन अभी का हालात आप जानते हो कि फॉरेस्ट में ही शायद वो कार्य अभी हसदेव अरण्य के अंदर ही किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट आएगा वो मोफे है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री। इसके बारे में, इस शॉर्ट फॉर्म के बारे में हमने यही लिख दिया है क्योंकि इसके पहले इसकी जानकारी नहीं दी थी। तो मोफे के द्वारा 2012, एक साल बाद, PEKB में खनन को चरणों में करने की मंजूरी दे दी गई। देखिए, खनन कार्य को PEKB में चरणों के आधार पर कराने की मंजूरी दे दी गई थी। पहला चरण होगा, उसके बाद में दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, ऐसे चरणों में जो कार्य किए जाते हैं गैप में। ठीक है, ब्लॉक्स में जो काम किए जाते हैं उसको चरण बोलते हैं। एक चरण, दो चरण, तीसरा चरण, ऐसे चरणों में जो है काम किए जाते हैं।
और उसी चरणों के आधार पर MOEF लिखना है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री, 2012 में खनन कार्य को चरणोबद्ध तरीके से कराने की अनुमति मिल गई थी। पर ध्यान रहे, इस कार्य में इस खनन कार्य को 762 हेक्टेयर्स और 137 मिलियन टन के अंदर सीमित कर दिया गया था। इस कार्य को जो है यहाँ पे बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस खनन कार्य को 762 हेक्टेयर्स और 137 मिलियन टन के अंदर सीमित कर दिया गया था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप IMP टिक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने RRVUNL को PEKB में द्वितीय चरण के तहत 1163 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन के कार्यों को करने की अनुमति दी। ठीक है, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ शासन ने RRVUNL को PEKB में द्वितीय चरण जो दिया वो 1163 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन की कार्य को करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान अब जो है छत्तीसगढ़ के ऊपर, यहाँ ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ के ऊपर राजस्थान टोटली डिपेंडेंट है अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। यही क्या कोयला ले जा करके तो राजस्थान अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा ना। तो जो ये कहते हैं कि पेड़ नहीं कटना चाहिए, तो उसका वो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन अगर आप 5 मिनट भी बिना लाइट के नहीं रह सकते और आप ये कह रहे हैं कि नहीं पेड़ नहीं काटो और कोयला मत निकालो, तो जब आपके घर में लाइट गोल अगर होती है और 5 मिनट भी अगर लाइट गोल हो गई और रह गई, तो आप तुरंत बिजली विभाग को फ़ोन कर देते, CSEB को फ़ोन कर देते होंगे कि भाई कैसे लाइट गोल हो गई है, पिछले सरकार में तो ऐसा नहीं होता था, आपके सरकार में क्यों हो रहा है। तो अपने से भी प्रश्न करिए कि अगर आज पेड़ काटने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हाथ आपका भी है, क्योंकि 5 मिनट भी अगर घर में लाइट गोल हो जाती है तो उसमें आप जैसे लोग बार बार कॉल करके सरकार पे दबाव डालते हैं कि हमको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग चाहिए, हम 1 सेकंड भी बिना लाइट या करंट के घर में नहीं रह सकते। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप लोग भी इस चीज़ में शामिल हो। जितनी इसमें गलती सरकार की है कि वो पेड़ काट रही है, सरकार की गलती नहीं है, आपके कारण आपकी जो मांग है उसको सरकार पूरी कर रही है। आप अपने घर में रीन्यूएबल एनर्जी का उपयोग नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि हम सोलर एनर्जी का उपयोग करें। ठीक है, तो आप अपने घर में खुद क्या सोलर एनर्जी नहीं लगा सकते? थोड़ा आपका पेशेंस अगर सही रहता तो आज हो सकता है कि हसदेव जैसे जंगल नहीं कटते, लेकिन आज क्योंकि भारत देश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत की जनसंख्या है, किसी में तो हम आगे बढ़े नहीं है। खैर, इसमें ताली बजाना चाहिए कि जनसंख्या में तो हम आगे बढ़ गए, पॉपुलेशन में तो हम सबसे आगे दुनिया के। ठीक है, तो आज पेड़ कट रहा है, हमको एनर्जी चाहिए, हमको लाइट चाहिए। ये जो आज लाइट में मैं बैठा हूँ वो भी हमको इसी के लिए चाहिए, हमारी सुख सुविधाओं के लिए। हम कुछ ऐसे चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो कि नहीं होना चाहिए था। इसी के लिए हसदेव जैसे अखंडित वन, बहुत ही घने जंगल लगातार कट रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान अपने 4340 मेगावाट क्षमता के लिए सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के कोयले पर निर्भर है, उसके पास में और कोई साधन नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक की तो जवाबदारी बनती ही है, लेकिन गवर्नमेंट की भी उतनी ही जवाबदारी बनती है। 2014 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वादा किया था कि हम 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखेंगे। किससे? रीन्यूएबल एनर्जी से। रीन्यूएबल एनर्जी से 2022 तक हम 175 गीगावाट एनर्जी पैदा करने की क्षमता रखेंगे। आज 2024 हो रहा है और आज हम कितने गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? 95 गीगावाट। सिर्फ 95 गीगावाट एनर्जी हम लोग सिर्फ प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और ये 2024 है। जो भारत 2022 तक के ही 175 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता था, करने का वादा जिसने किया था, वो आज सिर्फ 2024 तक के 95 गीगावाट एनर्जी ही प्रोड्यूस कर पाया है।
सेंट्रल गवर्नमेंट का वादा है ये, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अगर आज 175 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते रीन्यूएबल एनर्जी से, तो हसदेव जैसे बड़े और घने जंगल कटने की नौबत नहीं होती। तो जितनी गलती ये गवर्नमेंट की तो गलती है ही है, और साथ में लोगों की भी गलती है। स्ट्रिक्ट एक्शन क्या हम नहीं ले सकते जंगल कटने के लिए? स्ट्रिक्ट एक्शंस है, लेकिन क्या होता है कि आपकी कुछ कमी हो जाती है और सरकार आपकी है। आप जो मांगोगे सरकार वो देगी। आप एनर्जी मांग रहे हो, उनके पास में सोर्स कम है रीन्यूएबल एनर्जी से, तो ऑब्वियसली बात है सरकार को कोयले से अलग अलग प्रकार से एनर्जी आपको देने का समर्थन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम रीन्यूएबल एनर्जी से पीछे होने के कारण हसदेव जैसे जंगल आपके लिए बलिदान दे रहे हैं। और ना केवल हसदेव जैसे जंगल, वहाँ पे रहने वाले वो सारे जानवर और वहाँ पे रहने वाले वो सारे ट्राइबल्स के लोग जिनकी इसमें कोई गलती नहीं है, फिर भी वो आपके लिए अपना बलिदान दे रहे हैं लगातार। संघर्ष आपका नहीं है क्योंकि आप घर में बैठे हुए हैं, तो आपको ये लग रहा है क्या हो रहा है, सिर्फ पेड़ ही तो कट रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है भाई, थोड़ा सा पेड़ कट जाएंगे, कुछ एकड़ पेड़ कट जाएंगे, उसके बाद में क्या ही हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, वापस पेड़ लगा देंगे। खनन का कार्य इतना आसान नहीं होता जितना आप सोच लेते हैं। क्या है, एसी के घर में रहने वालों को बाहर के सूरज का ताप पता नहीं होता। बहुत अच्छा लाइन है। तो खनन, आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान हमारे ऊपर पूरा निर्भर है अभी तो फिलहाल अपनी एनर्जी के लिए। 4340 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पन्न करने के लिए छत्तीसगढ़ के ऊपर वो पूरा निर्भर है। ठीक है, पर्यावरण प्रभाव, आगे का जो टॉपिक है वो पर्यावरण प्रभाव पे होने वाला है। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखे गए हैं पर्यावरण प्रभाव के। ठीक है, मैं आपको पहले ही बताया था कि कुछ रिपोर्ट्स भी आई है, जैसे केस चले हैं तो उनमें काफ़ी रिपोर्ट्स का भी सहारा लिया गया इस खनन को रोकने के लिए। ICFRE वापिस से इसका आपके सामने जिक्र किया गया, और WII के अध्ययन के अनुसार, इन दोनों के अध्ययन के अनुसार जैव विविधता पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जंगल में अगर खनन होता है हसदेव के, तो जो वो जिस चीज़ के लिए फेमस है जंगल, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के लिए जंगल जो है वो फेमस है, अगर खनन कार्य वहाँ किया जाता है तो बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी नुकसानदेह हो जाएगी। मतलब कि नुकसान होगा, 100% तो श्योर है। अगर खनन आप करेंगे, कोयला निकालेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ की प्रकृति नुकसान होगा, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होगा। दूसरा पॉइंट है, हाथी शहरों की तरफ आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप एक कमरे में हो, हर दिन आपको आ रहा है मस्त पिज़्ज़ा मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, जो मांग रहे हो, तंदूरी मिल जा रही है, चिकन मिल जा रहा है, मांस मिल जा रहा है, पनीर मिल जा रहा है, जो भी मिल जा रहा है, सारी पूर्ति आपकी पूरी हो जा रही है। आपके लिए कोई संकट का काल नहीं है, आप चल पा रहे हो, आराम से मस्त जी पा रहे हो। हर दिन कोई आदमी आता है और आपको खाना दे के चले जाता है। एक दिन से वही आदमी आए और आपको खाना ना दे करके लाते ही लाते और मारते ही मारे, मतलब जितना मार सकता है मारते ही मारे। ठीक है, जितना मार सकता है उतना मारे। ठीक है, हर दिन वो वैसे ही करे, तो क्या आप वहाँ पे रुकोगे कि वहाँ से भागोगे? वैसी हालत यहाँ के जंगली जानवरों की भी है। ठीक है, हाथी शहरों की ओर आने के लिए आकर्षित होंगे ही, क्योंकि उनके पास में वो सारी सुविधाएं वहाँ पे मौजूद नहीं रहेगी। वो सारे फल, वो वनस्पतियाँ जो वो खाते हैं, उनका खाना, और रहने की समस्या कम हो जाएगी, जगह कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ भी हाथियों के लिए निर्भर होगी। इसके लिए हाथियों को मजबूरन शहर की ओर अपने पाँव पसारने पड़ेंगे। मानव हाथी संघर्ष हो सकता है। अब भाई, जब हाथी तुम्हारे घर में आएगा तो हाय हेलो थोड़ी ना बोलेगा, वो तुम्हारी भाषा नहीं जानता, ना तुम उसकी भाषा जानते हो। कोई भी, आप क्या करते हो कि आप जंगल के ऊपर कब्जा कर लेते हो, उसके बाद में आप ये उम्मीद लगाते हो कि वहाँ के जानवर आपके पास मत आए। मतलब कि आप किसी के घर में घुस गए और बोलेगे तो तू यहाँ से निकल, अब से ये मेरा घर है। ऐसा नहीं होगा ना, वो तो अपने घर में वापस आने के लिए चाहेगा। तो जानवर आपके एरिया में नहीं गए, आप जानवरों के एरिया में गए हो, आप जानवरों की जगह में गए हो। जानवर की इसमें कोई गलती है क्या? नहीं, वो तो वापस अपनी जगह आ रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ये तो मेरे घर में आ रहा है। लेकिन गलती इसमें किसकी है? गलती इसमें इंसान की है। ठीक,
तो जब भी कोई जानवर आपके पास में आता है तो आप उसको सहन नहीं करते, उसको मारने लग जाते, मारो, जो करना है गोली से उड़ा दो सीधा, ऐसे ही करते लोग। इसी के लिए अभी कुछ दिन पहले ही एक टाइगर भी ऐसी मोहल्ले में घुस गया था। काफ़ी रील्स भी उसकी वायरल हो रही थी, देखा होगा कहीं ना कहीं आपने, न्यूज़ में भी आया था। तो टाइगर कहीं नहीं गया है भाई, लोग उसके इलाके में आ गए, उसके इलाके में कब्जा होते जा रहे हैं, वो बेचारा तो कहीं ना कहीं भागेगा ना। उसके में हमारे जैसी क्षमता और दिमाग तो नहीं है कि वो उस चीज़ को समझ जाए। किसी ना किसी जगह से उसको कुछ ना कुछ तो पाना ही है, उसको खाना तो चाहिए ही, और जिस चीज़ से वो डरेगा वो उस चीज़ से भाग जाएगा। तो ऐसी जानवरों के बीच में और मनुष्य के बीच में संघर्ष हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लिख, ये रिपोर्ट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दिया गया था बकायदा वहाँ पे। छत्तीसगढ़ में वैसे भी हाथी कम है, मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ में वैसी सारे स्टेट्स के से अगर तुलना करें तो छत्तीसगढ़ में हाथियों की कमी है काफ़ी। ठीक है, और आदिवासियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष का काम है ये, क्योंकि आप एक घर में रहते हैं, आप एक घर में रहते हैं तो वहाँ आपका वो वातावरण होता है। आप रोज़ सुबह उठेंगे, स्कूल जाएंगे, काम में जाएंगे, अपना खर्चा पानी करेंगे, खाना खाएंगे, आसपास के लोगों से मिलेंगे। वैसे ही आदिवासी का जीवन है, वो अपने घर में उठता है, जंगल जाता है, वहाँ के जो भी उसको रिसोर्सेज है वो लेता है उसका लाभ, और प्रकृति के ऊपर निर्भर है, प्रकृति प्रेमी है आज का आदिवासी। सब चीज़ तो वो प्रकृति से ही ले रहा है, उसका पूरा जीवन ही कृषि के ऊपर निर्भर है उस आदिवासी का, वो जंगल के ऊपर पूरा डिपेंड है। और आप अगर वहाँ से जंगल हटा दोगे और उसकी वो सारी रिसोर्सेज को ही ख़त्म कर दोगे, मुख्य स्रोत को ख़त्म कर दोगे, तो वो कहाँ जाएगा अपनी संस्कृति लेकर के। संस्कृति बर्बाद हो रही है तो हम बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन संस्कृति बर्बाद क्यों हो रही है इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। आप एक बात बताओ कि आप दूसरे को चाहिए बिस्किट और आप पैसा दोगे क्या? दूसरे को अगर बिस्किट चाहिए तो आप थोड़ा ना पैसा दोगे भाई, वो खुद पैसा लगा करके खाएगा। वैसे ही आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, भाई जा करके देखो जहाँ पे आदिवासी रहते हैं वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद नहीं होती आज के ज़माने में। आज के ज़माने तक कई जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है। तो आप अगर बीच और पहुँच भी गई है ना अगर से, तो आधे आधे घंटे तक के लाइट गोल होती है, 4 4 घंटे तक के लाइट गोल होती है आज भी। तो आपके कोई 5 मिनट लाइट चले जाने से आपको सहन नहीं हो रहा है, तो आपका भुगतान वो बेचारा ट्राइबल क्यों उठाए जिसकी कोई गलती नहीं है? इनडायरेक्टली तो आप उसको भी नुकसान कर रहे हैं। ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि हमको एनर्जी बनानी पड़ेगी, कोयले से ना लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमको और भी वर्क करना चाहिए। आप 5 मिनट लाइन पे नहीं रह सकते, मतलब बिना लाइट के नहीं रह सकते, तो आपकी लाइट के लिए दूसरा व्यक्ति क्यों अपना हर्जाना दे, कहने का मतलब ये है। लेकिन आज के टाइम में वही हो रहा है। क्या है कि आपके पास में लाइमलाइट है, लाइमलाइट का मतलब समझते हैं? आपके पास में वो सारे साधन हैं जिससे आप गवर्नमेंट को डरा सकते हैं। आज भी अगर आप गांव में चले जाएंगे तो वो आदमी उतना ही भोला भाला रहेगा जितना एक शहर का आदमी कभी नहीं रह सकता। शहर के पास में संसाधन है, आप कहीं पे भी जाओगे आपको सारी चीज़ें आराम से मिल जाएगी। आप 1 महीना गांव में रह करके देखिए, आपकी हालत टाइट हो जाएगी। जो एकदम भगा करके गोरा भी होगा और वो गांव में चले जाएगा ना, काला सावला होकर के वापस आता है, बोलते नहीं यार पानी सूट नहीं किया। पानी सूट नहीं किया बेटा, वहाँ की मेहनत तेरे को सूट नहीं करी है, समझे? मेन काम ये है, गाँव में उतने रिसोर्सेज नहीं है और उतने प्लानिंग नहीं है जितनी आप यहाँ पे शहर में कर सकते हो। आपको गुपचुप खाना है, 5 मिनट की दूरी पे आप गुपचुप खा लेते, गाँव में कहाँ का ये सब चीज़? खाना जो बन रहा है घर में वही खाएगा गाँव का आदमी। आप कुछ चीज़ सहन नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरा क्यों पे करे भाई? आपको पे करना चाहिए। आप अपने घर में सोलर एनर्जी नहीं लगा सकते। तो आदिवासियों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान है। ठीक है, प्रकृति परिवर्तित हो जाएगी उनके लिए, आजीविका पे संकट आ जाएगा, संस्कृति का नुकसान हो जाएगा। और हमारे लोग ये बोल रहे हैं संस्कृति हम खत्म होते चले जा रही है। अरे खत्म होने का कारण ही तो यही है। तराजू के दो पहलू है, एक तरफ है आपकी प्रकृति, दूसरी तरफ है विकास। कभी भी विकास और प्रकृति एक साथ नहीं चल सकती। इसका मतलब ये नहीं कि चलेगी ही नहीं, हम उसका चला ही नहीं सकते। ऐसे भी कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे प्रकृति भी बनी रहे और लगातार विकास भी होता चला जाए। ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी संकट की बात है आदिवासियों के लिए, क्योंकि 90% जो आदिवासी है वह कृषि के ऊपर ही निर्भर है और वन जंगल के ऊपर ही निर्भर है। उनके पास में और कोई साधन नहीं है।
वो अपनी जीविका जितनी भी चलाते हैं वो सारी वन के ऊपर से है। जितने भी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं वो प्रकृति से ही उनका रिसोर्स पूरा होता है। आपके पास अगर आपको चोट लग जाती है तो आप हल्दी का प्रयोग नहीं करते, आप सीधा बेटाडीन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वैसे आदिवासी नहीं करता, वैसे गांव का आदमी नहीं करता है। ठीक है, उसके पास में उसके नेचुरल कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका वो यूज़ करता है। आपको फटाफट चीज़ें मिल रही है ना, इसके लिए आपको लग रहा है आसान। आपको भी घर में भी अगर ये वीडियो भी देख रहे होंगे तो आपको लग रहा है अरे यार ठीक है ना, देख लेंगे आगे। आगे नहीं देख सकते आप। आज लोग भड़ाभड़ पानी बहा रहे हैं, जिस दिन पानी की वैल्यू समझ में आ जाएगी उस टाइम पता चलेगा। सोने से ज़्यादा महंगा पानी है। वैसे आज हमको ज़्यादा क्या लग रहा है महंगा? कोयला महंगा लग रहा है। लेकिन बाद में पता चलेगा कि कोयले से ज़्यादा महंगा क्या था? पेड़ था। पेड़ जरूरी है। अगर आप लोग क्या करते हैं कि खुद कुछ नहीं करते और पेड़ बचाने के लिए चल जाते हैं। उनसे किसी से पूछिएगा कि आपके घर में कितना पेड़ लगा है ना, वो सब बात समझ में आ जाएगी। शहरों में क्या करते लोग, किसी के भी घर में एक पेड़ नहीं रहेगा, एक पेड़ किसी के घर में नहीं रहेगा। ठीक है, किसी के घर में भी एक पेड़ नहीं रहेगा। लोग तो नाली के लिए जगह नहीं छोड़ते। लोग अपना घर जब बनाएंगे तो घर है, ये घर है उनका, ये उनका घर है, यहां से रोड चालू होना चाहिए और यहीं से अपना घर खड़ा कर देते हैं। वो नाली तक के लिए जगह नहीं छोड़ते। तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो एक पेड़ लगाने के लिए जगह छोड़ेंगे? तो जब आप पेड़ नहीं लगा रहे हैं तो आप कैसे बैनर पकड़ के, पोस्टर्स पकड़ के ये चले जा रहे हैं कि नहीं भाई पेड़ बचाओ? जब तक आप अपने घर से शुरुआत नहीं करोगे पेड़ लगाने के लिए, आप कोई नहीं होते हो कि पेड़ बचाओ वाले। लोग क्या बोलते हैं, सर वैसे ही तो रहने के लिए जगह कम है और पेड़ लगाएंगे तो और जगह कम हो जाएगी। तो फिर जब आपके बच्चे या कोई मरता है ऑक्सीजन की कमी से, तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि ऑक्सीजन की कमी से हमारे परिवार का एक आदमी मर गया, क्योंकि आपने कुछ नहीं दिया था ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, सिलेंडर ऑक्सीजन भी तो बाय थ्रू नेचर ही आ रहा है, पेड़ ही तो दे रहा है ऑक्सीजन आपके कार्बन डाइऑक्साइड से। क्या ऐसी बढ़ जाती है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कहीं नेचर से ही तो आ रही है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कौन पैदा करेगा ऑक्सीजन? और लोग बोलते हैं हमारा बच्चा तो ऑक्सीजन से मर गया, इसमें तो सरकार गुनहगार है। जितनी सरकार गुनहगार है उतना एक आम पब्लिक आदमी भी जिम्मेदार है जो पेड़ नहीं लगा रहा है। 90% जो आदिवासी है वो कृषि के ऊपर निर्भर है और वन के ऊपर ही निर्भर है। उनको ऐसा करके हम और हाशिए पे धकेलते चले जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम उनके रिसोर्सेज को और कम कर रहे हैं, उनका जीवन और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा इन सब कार्यों को करने के कारण। ठीक है, इस खनन में देखिए आप ध्यान से समझिएगा। ये चलिए छोड़िए कि आदिवासियों की वो हो गया, चलो ठीक है, आदिवासी चला लेंगे, काम चला लेंगे। एक और है, इस खनन में 4 ब्लॉक्स में खनन करने के कार्य को मंजूरी दी गई थी। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको लिखेंगे तो बढ़िया नंबर आपको मिल सकता है कि इस खनन कार्य को करने के लिए 4 ब्लॉक्स में मंजूरी दी गई थी। एक है तारा, परसा, PEKB और केंटे। इन 4 ब्लॉक्स में खनन कार्यों की दी गई थी मंजूरी। पर आगे की रिपोर्ट में यह बताया गया कि PEKB में दुर्लभ, लुप्त और संकटग्रस्त वनस्पतियां और जीव का स्थान है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आज जो नेचुरल चीज हमको मिल रही है, जो विलुप्ति की कगार में है, हमको किसी भी हाल में, चाहे आप किसी भी चीज को माने, लेकिन आपको कोई चीज अगर विलुप्त हो रही है उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि अगर कोई चीज विलुप्त हो रही है, कोई चीज अगर संकट में है तो उसको हमको बचाना अति आवश्यक है। तो क्या हम उस चीज को बचा पा रहे हैं? हम उसी PEKB में खनन कार्यों को करवा रहे हैं जिसमें विलुप्त होने वाले वनस्पतियां और जीव भी मौजूद है जो संकटग्रस्त है। तो वही मैं बोला, हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोलूंगा कि व्यक्ति जो है वो जानवर बनते चले जा रहे हैं ना, ह्यूमन नहीं रह गया। तो यह कुछ प्रमुख बातें थे जो कि हमारी इस वीडियो में थी आपको बताने के लिए। ये सारी जो है इंपॉर्टेंट बातें ही आपको बताई गई है अभी तक के, और ये सारी बातों को एग्ज़ाम में आप लिखेंगे और इन सब के ऊपर आप सारा, आपका मेंस डिपेंड करता है, आपकी प्रीलिम्स डिपेंड करती है। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य को बचाने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को। स्मृति की तरफ से यही संदेश है कि छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य को बचाने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को। हमारे पास में और भी कई संसाधन हैं जिससे हम एनर्जी को बढ़ा सकते हैं या अपनी एनर्जी की पूर्ति कर सकते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी का
आप यूज़ करना शुरू करिए। और रीन्यूएबल एनर्जी में कार्य करने की अभी सरकार और आम जनता दोनों को ही ज़रूरत है, नहीं तो हसदेव जैसे जंगल आपकी और हमारी गलतियों की तरह से बलिदानी देते चले जाएंगे एक तरह से। और हम और आप और बेचारी सरकार भी, जो कि कुछ नहीं कर सकती, आपका किए कहे गए काम को उनको पूरा करना है, वो भी हाथ पे हाथ धर के ये सब चीज़ों को देखने के लिए रह सकती है। और आपकी और हमारे कारण भुगतमान कौन भुगतते हैं? वो बेचारे बेजुबान जानवर और वहाँ के बेकसूर आदिवासी लोग, नॉर्मल लोग, कॉमन लोग जो वहाँ पे रहते हैं। तो हमें रीन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रयास करना चाहिए। जो हमने 2022 में ही कर लेना था, आज 2024 आ गया, हम उसमें काफ़ी पीछे हैं। और उस पर अगर हम प्रयास करेंगे तो हसदेव जैसे कई बड़े बड़े जंगल बच सकते हैं, प्रकृति को नुकसान करने से भी बच सकते हैं। प्रकृति भी अच्छी चलती रहे, जब तक नेचर है तब तक आप है। नहीं तो समझ जाइएगा, कोरोना आया था, आप ऐसे उड़ रहे थे, आप लोग पूरों को धराशायी कर दिया था जमीन में ला करके। कोरोना एक नॉर्मल सी बीमारी ने, छोटी सी। तो जब प्रकृति अपने आप को बैलेंस करना शुरू करती है तो आदमी और पॉपुलेशन और पर्सन कितना ही रईस हो जाए, कितना ही पावरफुल हो जाए, वो जस्ट लाइक अ नंबर है नेचर के लिए। अगर उसको उठाना होगा वो कभी भी उठा लेगी। तो प्रकृति से कोई ज़्यादा ताकतवर ना आप है ना हम है। ठीक है, तो सेव हसदेव, यही हमारा स्लोगन है स्मृति की तरफ से। हसदेव बचना चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन सरकार को रीन्यूएबल एनर्जी के लिए जल्दी से जल्दी कार्य करे जाए, जैसे हसदेव जैसे बेहतरीन और अच्छे जंगलों का नाश ना हो। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहे, आप अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत, गुड लक, थैंक यू।